अतुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ। नहीं, मुझे लगा ये प्रवीण का कमरा है इसलिए मैं। अच्छा, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? हाँ, तुम्हें पता नहीं दादा का कमरा कौन सा है? छीना क्यों? छुओ मत मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? दादा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये अतुल मुझे वहां से झांक झांक के देख रहा था। मोनिका, तुम्हें ठीक से दरवाजा लगाना चाहिए था ना। दादा, मोनिका देखो, इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अरे होने वाला पति है तुम्हारा, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर इसके साथ शादी होने वाली तुम्हारी। एक मिनट, नेक्स्ट ईयर क्या? मेरी इससे शादी नेक्स्ट जन्म में भी नहीं हो सकती। मोनिका दादा प्लीज। मोनिका मेरी बात। बाबा, ये तो समझदारी। हाँ। अरे अभिजीत, अरे घर का राशन खत्म हो गया है और लाइट का बिल भी नहीं भरा अभी तक। प्लीज थोड़े पैसे दे दो। इससे पैसे ले लेना। इस महीने का सारा खर्चा मैंने इसे पहले से ही दे दिया। क्या? पैसे? वो ना एक्चुअली सारे पैसे मैंने दोस्त के साथ एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। क्या? फिर किसी वाहियात काम में पैसे बिगाड़े होंगे तूने। बाबा, आप लोग को कुछ पता है कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है? बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मजे करने में मेरे पैसे बर्बाद करती रहती है। आपके पास कोई हिसाब है? मैं आज के बाद पैसे नहीं देने वाला। अरे लहा नहीं थी, नादानी में गलतियां होती है। तू तो तीसरे मार्गे से लगलस, कुछ कर रही है ना वो। ऐसे में कभी फायदा कभी नुकसान होता है। तू क्या चाहता है, ये नकारी बैठी रहे? ये सिर्फ नुकसान करवा सकती है, और मैं अपने मेहनत के पैसे इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। शोभा, अभिजीत सही बोल रहे। मुझे बताओ, तुम कब तक कविता की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? लगता है गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा अभी। जो करना है कर लो, पर आज के बाद मैं पैसे नहीं देना। अब तो घर जाने को भी डर लगता है। वही चिक चिक अनाप शनाप खर्चे, मेरी थोड़ी बहुत सैलरी भी कम पड़ जाती है। मैं कुछ मदद करूँ क्या? देख मोनिका, तुम अमीर हो, पर मैं इतना भी गरीब नहीं कि तेरे भाई से मदद लूँ। एटलीस्ट मेरी ये खुददारी प्लीज बची रहे। हाँ, लेकिन उस घर से मैं कंटाल गया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं दूर चला जाऊँ। अभिजीत, तुम जहाँ भी जाओगे ना, मुझे साथ में लेकर जाओ प्लीज। लेट हो रहा है, हमें निकलना चाहिए ना। ठीक है, चल। हेलो, तुम्हारे भाई को पता है क्या उसी के दोस्त के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? नहीं, दादा को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुमने उनकी कान भरने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी ये शक्ल मार मार के बिगाड़ दूंगी मैं। चलो अभी। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में अगर किसी चीज को बुरी नजर से बचाकर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है
प्यार। हम सब अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा चाहते हैं। यही चाहत और यकीन कई बार अचानक किसी हादसे का शिकार होकर खत्म हो जाता है और कभी कभी अपने इसी भरोसे के चलते हम खुद भी हादसों को न्योता दे बैठते हैं। इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिसे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया वो आखिर कौन था। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जिसमें दर्ज कुदरत का करिश्मा देखने वालों को न सिर्फ हैरान कर देगा बल्कि आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच मरने वाले की रूह भी वापस लौटकर अपने लिए इंसाफ की मांग करती है। किधर है? अब इधर है। लाश पूरी तरह जल चुकी है। इस तरह तो इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल की स्मेल आ रही है। कर ले, बगा जरा। सर, सर ये क्या मिला है और इसमें थोड़ा पेट्रोल भी बचा है। शिरके, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और हाईवे पे जितने पेट्रोल पंप्स हैं सबका सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है वहीं से कुछ मिल जाए। बघा जरा अजून काय सापडतंय का? सर सर, क्राइम सीन पे जो पेट्रोल का कैन मिला था और उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे सर, हमारे डेटाबेस में किसी से मैच नहीं कर रहे सर। और फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि वो मेल की बॉडी है। एक बेल्ट का बक्कल भी मिला था। आसपास के रोड की सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा है। शिरके, काम करो, सारे मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। ठीक है सर। सर, जो डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई सर। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास है। सर, उसकी मौत 14 जनवरी को शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है और मौत की वजह इलेक्ट्रिक शॉक बताई जा रही है। मतलब पेट्रोल डाल के जलाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी? राइट सर। उसके चेहरे पे काफ़ी फ्रैक्चर भी है सर, मतलब वो मुंह के बल गिरा था। लेकिन सर उसके स्कल पे फ्रैक्चर क्यों है? अगर वो मुंह के बल गिरा था तो उसके सर के पीछे कैसे चोट लगी? और वैसे भी उसकी लाश हमें भारती नगर में मिली, जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि लाश को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ ले जाया गया था। वैसे सर इस बॉडी की किडनी भी गायब है। किडनी स्कैंडल भी हो सकता है। पिछले महीने हमने एक किडनी रैकेट पकड़ा था। काम करो शिव, लाश के डीएनए सैंपल लेके जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं ना, सबके रिलेटिव्स के डीएनए सैंपल्स लेके मैच करके देखो। हो सकता है इसकी पहचान करने में आसानी हो जाए। लेकिन सर ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास है और ये बॉडी उसी में से किसी की है, ये पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन डीएनए मैच हुए बिना पहचान करना भी मुश्किल होगा। हो सकता है एक और किडनी रैकेट का पर्दाफाश हो जाए। ठीक है सर। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को ना ही उस अनजान लाश की शिनाख्त में कोई कामयाबी मिल रही थी और ना ही कातिल का कोई सुराग मिल पाया। लेकिन 2 साल बाद अचानक एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। वो ऐसा वाकया था जिस पे भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन कई बार वो होता है जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर पाते। मुझे माफ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो।
क्या रे? साहब भूत पीछे पड़ा है मेरे। अरे सुबह सुबह माल भूख क्या है क्या? क्या नाम क्या तेरा? बबन साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो दिन रात डराता है मेरे को। बोलते 2 साल पहले उसको किसी ने वो भगवती नगर में जला दिया था। उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़। साहब वो थोड़ा पैसा मिलेगा, भूख लगा है। क्या रे? अच्छा तरीका निकल है तूने पैसा मांगने का। चल निकल कर दे। काय झालं? सर ये बोल रहा है कि 2 साल पहले भगवती नगर में किसी को जलाया था। हाँ साहब। उसका भूत इसको बार बार दिख रहा है। शिरके से मिलवा उसको। सर पण ये माल फुकणारे लोग हैं, इन लोग कुछ भी बहाना बता के पैसा निकालते। इग्नोर कर लो सर इनको। करडे मी म्हणतो तेवढं करा, शिरकेकडे नाही आता. सर चल रे. सर 2 साल पहले भगवती नगर में कोई जली हुई लाश नहीं मिली थी. भगवती नगर नहीं, भारती नगर. तुम्हें याद है 2 साल पहले भारती नगर में हमें एक जली हुई लाश मिली थी. 25-30 साल का लड़का था, एक किडनी भी गायब थी. हाँ सर, और ये भारती नगर और भगवती नगर आसपास ही हैं. उस वक्त लाश की पहचान नहीं होने की वजह से केस आगे नहीं बढ़ पाया था. एक काम करो, उस केस की फाइल निकालो और इस बबन को भी ढूंढ ले निकालो. सर साहब जो कुछ है ना वो बड़े सबको सच सच बता दे. सर आ बघा माल फुकट पाठी बसला होता. नाम क्या है तेरा? बबन. बबन, तेरी ये भूत वाली कहानी है मजेदार, लेकिन तेरी बात पे कोई विश्वास क्यों करे? यकीन मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ. उस भूत ने मेरा जीना हराम कर दिया है. वो नशा भी कितना भी कर लूं फिर भी वो सपने में आ ही जाता है. क्या बोलता है? मुझे इंसाफ दिला दो, या और आगे भी कुछ बोलता वो? मतलब वो आके डराता है मेरे को साहब. मान लेते हैं तेरी भूत वाली कहानी सच है. कभी उसने कोई नाम बताया? किसने मारा, क्यों मारा, कुछ ऐसा बताया? हाँ साहब, अभिजीत. और कुछ? क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है साहब. मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को इस भूत से बचा लो. किसी दिन इसके डर से मैं मर जाऊंगा साहब. ठीक है, अभी निकल, लेकिन इधर उधर भागना मत. ठीक है साहब. इस भवन का भूत उतारना पड़ेगा, जरा नजर रखो इसमें. सर शिरके, 2 साल पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स दोबारा चेक करो. उसमें अभिजीत नाम के 25-30 साल के लड़के की कोई कंप्लेंट है क्या, जरा देखो. ठीक है सर 2 साल पहले अभिजीत नाम के लड़कों की 4 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी. सर उसमें से 2 की उम्र में 10 से 15 साल है और बाकी के 2 की उम्र 40 से 60 साल. सर मुझे लग रहा है कि हम इस नशेड़ी बब्बन की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं. मतलब सर ऐसा तो केवल फिल्मों में होता है कि लाश खुद सपने में आती है और उसे किसने मारा है खुद बताती है. बात तो तुम्हारी सही है शिरके, लेकिन इस अनसॉल्व्ड केस के लिए बबन की कहानी एक ब्लाइंड लीड की तरह है. मुझे नहीं लगता हमें चांस लेना चाहिए. एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं. ठीक है सर, बताइए फिर क्या करना है. एक काम करो, भारती नगर में जहां हमें वो जली हुई लाश मिली थी ना, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में 25 से 30 साल की उम्र के अभिजीत नाम के जितने भी लोग हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ. देखो उनमें से कोई मिसिंग है क्या. ओके सर. इतनी चक्कर क्यों डालते हैं? चंद्रकांत यादव का घर यही है? हाँ. बाबा. टाइगर पुलिस साहब आप यहाँ? घबराइए मत, हम लोग बस जनरल इंक्वायरी के लिए आए हैं. अभिजीत नाम का लड़का यहीं रहता है?
रहता था साहब। अभिजीत मेरा बेटा है, लेकिन 2 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया है। वो अभी तक नहीं लौटा है। 2 साल पहले आपका बेटा घर छोड़ के चला गया और आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं की? क्या कंप्लेंट करते साहब, वो खुद घर छोड़कर चला गया। फिर उसने एक मैसेज भी लिखा कि वो नहीं आएगा वापस, हमारा और उसका संबंध खत्म। उसके बाद हमने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन हमेशा बंद ही आया। साहब एक मिनट रुकिए। ये देखिए सर, 2 साल पहले उसने ये मैसेज किया था। बाबा, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ और दोबारा वापस लौट कर नहीं आऊँगा। हमारा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म करने की कोई खास वजह? जब बच्चे बहुत कमाने लगते हैं ना, तो माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, 2 साल पहले हमें एक बॉडी मिली थी और हमें शक है कि वो अभिजीत की ही बॉडी है। क्या? क्या बोलते हैं? रो मत। हो सकता है वो हमारा अभिजीत नहीं होगा। अभिजीत जाधव, शिर्के, जाधव फैमिली का डीएनए सैंपल ले लो। लाश का डीएनए रिपोर्ट तो हमारे पास है ही। अगर ये दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं ना, ये गुत्थी सुलझ जाएगी। राइट साहब। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साहब, वो जब से पता चला है कि अभिजीत का शायद खून हो गया है, तब से उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ठीक है, लेके जाइए इन्हें। जी। लेकिन उसके बाद आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके साथ? क्यों साहब? डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट के लिए? मुझे माफ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है। अब इससे ज्यादा मैं पुलिस के सामने मुंह खोलूंगा तो खुद मुसीबत में फंस जाऊंगा। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। जो बॉडी हमें मिली थी उसका डीएनए चंद्रकांत के डीएनए से 50% मैच हुआ है। मतलब सर कंफर्म है कि वो बॉडी चंद्रकांत के बेटे अभिजीत की है। इस बबन का नशा उतारने का टाइम आ गया। मुझे पहले ही डाउट था कि उसने हमें पूरी बात नहीं बताई थी। क्राइम लोकेशन और विक्टिम का नाम किसी को सपने में कैसे आ सकता है? हाँ सर, वैसे डाउट तो मुझे भी था, लेकिन अभी रिपोर्ट कंफर्म होने से डाउट खत्म हो गया। शिर्के, हो ना हो, मुझे लगता है बबन ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। अभिजीत के घर वालों से पूछताछ करो और बाद में इस बबन को भी उठाओ। ठीक है सर। साहब, हमारी तो पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई। अब तक तो ऐसा लगता था कि अभिजीत कभी ना कभी तो घर आ जाएगा। मैं तो उसका 2 साल से इंतजार करता रहा, अभी भी करता था साहब, लेकिन दुर्भाग्य से फोन ही आया, उसकी मौत की खबर आ गई साहब। हमने ऐसा क्या गुनाह किया था साहब कि भगवान ने ऐसी सजा दी कि हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए साहब। चंद्रकांत जी, संभालिए अपने आप। देखिए, हमने बॉडी की शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की थी। फिर पीएम रिपोर्ट से हमें पता चला कि उस बॉडी की एक किडनी गायब है। तो हमें लगा कि शायद ये कोई किडनी रैकेट का मामला। नहीं साहब, कोई किडनी रैकेट का मामला नहीं था। दरअसल कुछ साल पहले मेरी एक किडनी खराब हो गई थी, तो साहब अभिषेक ने उसकी किडनी मुझे देकर मेरी जान बचाई थी साहब। अभिजीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? हमारा बेटा तो बहुत अच्छा लड़का था, खूब कुड़ी होता तो उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? चल बैठ नीचे। बबन,
तुझे जो जो पता है सब कुछ बता दे, वरना जो तरीका हम अपनाएंगे ना, तेरे पीछे जो भूत पड़ा हुआ है ना, वो भी डर जाएगा। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को जितना मालूम था मैंने सब बता दिया। जब ये कुछ बताने के लिए तैयार हो जाए ना, तब इसको मेरे सामने लाना, तब तक इसकी खातिरदारी करो। सब नहीं सब नहीं मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ सब ये वो 2 साल पहले की बात है। मैं वो जंगल में बैठ के माल फूक रहा था साहब। अब मैंने 2 जन को एक लाश को जलाते हुए देख लिया साहब। मैंने झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख लिया था। वो लोग जाते जाते एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज के बाद अभिजीत के बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। बाद में वो लोग कार में बैठ के चले गए साहब। शक्ल देखी थी उनकी? गाड़ी कौन सी थी, कुछ याद है? नहीं साहब, चेहरे तो उनके ढके हुए थे, और वो गाड़ी बिड़ी का मेरे को कुछ नहीं समझता है। 2 साल बाद तुझे पुलिस के पास आने की क्या सूझी? पहले क्यों नहीं बताया? और ये अभिजीत की लाश सपने में आके डराती है, बताती है, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो ऐसा हुआ कि वो लोग जाने के बाद उस दिन मैंने नजदीक जाके देखा था साहब। वो डरावनी लाश देख के मेरी तो बत्ती गुल हो गई थी साहब। उसके बाद से वो लाश रोज मेरे सपने में आने लगी। अगर तूने कुछ किया नहीं था तो तुझे डरने की क्या जरूरत थी? साहब, अगर मैं आप लोगों को ये बता देता कि वो लाश को जलाने का मैं गवाह हूं, तो आप लोग तो मेरे को ही पकड़ के पूछताछ करते ना। और ऊपर से ये कांड जो लोग ने किया था, वो लोग भी मेरे जान के पीछे पड़े जाते। इसके लिए मैंने आप लोगों को आधा ही बात बताया है। सर, ये अभिजीत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है सर। एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी थी। जादव फैमिली के बारे में पूछताछ की? हाँ सर, उसकी बहन कविता के बारे में पूछताछ की है सर। उनका कहना है कि काफ़ी अय्याश किस्म की लड़की है, पैसे काफ़ी उड़ाती थी, देर रात तक घर से बाहर रहती थी, घर का सारा खर्चा अभिजीत ही चलाता था। और इस बात को लेकर दोनों भाई बहनों में काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन सर, अभी तक इस कविता के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। शिर के कोई तो ऐसा होगा जिस पर शक हो। सर, एक जरूरी बात पता चली है। हमने अभिजीत के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें एक नंबर मिला है जिस पे वो लगातार बात करता था। सर ये देखिए, ये नंबर किसी मोनिका देशमुख के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसकी लेटेस्ट लोकेशन भी पता किया, और ये मोनिका और अभिजीत दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए 2012 में। सर और एक बात, ये दोनों देर रात तक बात करते थे। सर, अभिजीत की मोबाइल की आखिरी लोकेशन करवे नगर की थी। करवे नगर से भारती नगर 10 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पर हमें अभिजीत की लाश मिली थी। जरा पता करवाओ ये अभिजीत करवे नगर क्या करने गया था। सर, शिरके, ये मोनिका और अभिजीत का लेट नाइट बातें करना इस केस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। हो सकता है यहीं से कोई बड़ी लीड मिल जाए। इस मोनिका से बात करनी पड़ेगी। अतुल प्लीज, अतुल प्लीज, बहुत काम पड़ा है और मेरा मन भी नहीं है। मन नहीं है तो क्या मना करेगी मुझे? तेरी ये हिम्मत? पति हूं तेरा मैं। कौन? पति? क्यों करते रहते हो अतुल रोज रोज? क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारा? किसे लायक है तू? चल, अब ये हुलिया ठीक कर ले। 10 मिनट का काम है मेरा, मैं वो काम करके वापस आ रहा हूँ। उसके बाद अगर तू मुझे मेरे बेडरूम में मेरा इंतजार करते वक्त नहीं मिली ना, तो तेरा हुलिया नहीं, तेरा ये चेहरा भी बिगाड़ दूंगा मैं। जी, आप लोग? मोनिका? जी कहिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा
कि अभिजीत इस दुनिया में ही नहीं रहा। वो और आप देर रात तक बातें करते थे, सच है ना? हाँ, मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर वो गायब हो गया। उससे मुझे मैसेज भी किया था कि मैं उसे भूल जाऊं, फिर भी मैं उसे लगातार मैसेज करती रही, कॉल करती रही, लेकिन उसका फोन बंद था। अच्छा, अभिजीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा? देखिए, हमसे कुछ छुपाने का फायदा नहीं है, जो भी है साफ साफ बताइए। पता नहीं, जो भी है। दादा 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 को दादा शर्म नहीं, चुकी नहीं है दादा। कहाँ चुकी नहीं है, कहाँ चुकी नहीं है? दोस्त के बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाने गलती नहीं है? हाँ, वो समझ नहीं आता। दोस्त बन के ऐसे दगा दे रहा, शर्म नहीं आती तेरे को? देख देख प्रवीण, मैं मोनिका से प्यार करता हूँ और मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं मोनिका से शादी करना चाहता हूँ। इसके आगे एक भी वर्ड बोला ना तो इधर किधर जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? औकात में रहे अपनी। कम से कम अपना स्टेटस तो देख लिया होता। अमीर लड़की दिखी नहीं, फंसाना शुरू। दादा नहीं, दादा नहीं। हम दोस्त है इसलिए तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूं, समझा? औकात नहीं भूलने का अपनी, समझा? चल चल अंदर, भूलने का नहीं। हाँ, मोनिका तुम यहाँ, और ये सामान? मैंने अपना घर छोड़ दिया है। पर इससे तो प्रवीण और भी नाराज हो जाएगा। अब चाहे जो भी हो जाए अभिजीत, मैं यही रहूंगी। और तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था, उसका क्या हुआ? हाँ मोनिका। देखो देखो अभिजीत, मोनिका, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। हो ना? मोनिका, 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 तुझे अपने घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? चल मेरे साथ। दादा चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मोनिका, मोनिका, मैं इसे अभी नस काट लूंगी। दूर रहो मुझसे। मोनिका, रख दो उसे। मोनिका बात सुन मेरी, फेंक दे वो चाकू, फेंक दे ना। तुझे पता है तेरी खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जो कहेगी ना वैसे ही होगा। मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस। रख दे बेटा। खरस दादा, हाँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। उसके बाद सब ठीक हो गया था। प्रवीण दादा को भी अभिजीत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हमारी शादी भी कराने वाले थे, पर फिर अभिजीत कहीं चला गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कोई खून कर देगा। ये मेरे पति है अतुल। अभिजीत 2 साल तक लापता था, तो दादा के कहने पर मैंने इससे शादी कर ली। आखिरी बार आप अभिजीत से कब मिली थी? करवे नगर में हमारे एक फार्म हाउस है। कुछ 2 साल पहले 14 जनवरी को दादा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उसी को सेलिब्रेट करने हम सब वहाँ गए थे। मैं, दादा, अभिजीत, अतुल, हम टेरेस पर पार्टी कर रहे थे और इन लोगों ने दोपहर को ही पीना शुरू कर दिया था। अभिजीत, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सॉरी। इसलिए करीबन 4:30-5 बजे तक मैं घर निकल आई थी। उसके बाद मैंने अभिजीत को कभी नहीं देखा। मोनिका के जाने के बाद फार्म हाउस पे क्या हुआ था? सर, हम लोग तो बस सेलिब्रेट करके निकलने वाले थे, पर सर अभिजीत ने बहुत पी रखी थी। हम लोग ने बोला उसे कि बहुत हो गया, निकलते अब। तो सर उसे और पीनी थी, तो वो वहीं रुका रहा, पर हम लोग सब निकल आए सर।
सर एक करवे नगर के फार्म हाउस पे जहाँ अभिजीत की बॉडी मिली थी उसे लास्ट बार वहीं पे देखा गया था और सर उसके फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लास्ट लोकेशन भी फार्म हाउस की थी। मतलब सर इस फार्म हाउस पे कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ शिरके, वैसे भी प्रवीण और अभिजीत के फाइनेंशियल स्टेटस में जो बहुत बड़ा गैप है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर और एक बात नोटिस करने वाली है, अभिजीत के फ़ोन से उसके परिवार को और मोनिका को जो मैसेजेस किए थे 14 जनवरी को, वो करीब 8 बजे के थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अभिजीत की मौत शाम 4 से 6 बजे के बीच हुई। मतलब प्रवीण अपनी बहन की शादी अभिजीत से नहीं बल्कि अतुल से करवाना चाहता था और अतुल भी ये जानता था कि मोनिका उससे नहीं बल्कि अभिजीत से प्यार करती है। राइट सर, और ऐसे हालात में शक इन दोनों पर ही है। मतलब गड़बड़ फार्म हाउस पे ही हुई है। चलो देशमुख फैमिली का फार्म हाउस है नहीं? हाँ सब। दो साल पहले 14 जनवरी को यहाँ क्या हुआ था? 2 साल पहले की बात किसको याद रहेगी साहब? पार्टी हुई थी यहाँ, तुझे याद नहीं है? हाँ हाँ वो याद है ना सब, वो पूरा हफ्ता मैं छुट्टी पर था। 2 साल पहले क्या हुआ था वो याद नहीं है, छुट्टी पे था ये याद है। हाँ सब, वो मेरी बेटी की शादी थी ना तभी। प्रवीण लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ? वही 2 साल पहले साहब, वो आए और बोले फार्म हाउस बंद कर दो, उसके बाद से तो कोई नहीं आया सर। हाँ पर मुझे मेरी चौकीदारी की पगार मिल जाती है सर। तलाशी लेनी है मैं यहाँ की। हाँ साहब लीजिए ना। बघा सगळीकडे। शिरके, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ बहुत सारी शराब की बॉटल्स हैं, लगता है यहाँ पे रेगुलर पार्टीज होती थी। सर ये आईडी कार्ड मिला है इस पर्स में। अभिजीत जाधव। तुझे थोड़ी तेरी अक्कल है? पुलिस को सारी कहानी बतानी क्या जरूरत थी? दादा, अगर मुझ में थोड़ी भी अक्ल होती ना तो मैं ये नहीं समझती कि अभिजीत मुझे छोड़कर भाग गया। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो कितना बुरा हुआ। अरे जो हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन अब क्या करूं? दादा, हमें अभिजीत को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस की मदद करनी चाहिए। लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मूर्खासारखं काहीतरी बोलू नको। अगर न्यूज में अपना नाम उछाला गया तो किसके बिजनेस पर असर होगा? मेरे ना। समझ रही है बात को? सर इस करवे नगर के फार्म हाउस में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैं भी वही सोच रहा था। शिरके, 2 साल पहले जब अभिजीत की लाश हमें मिली थी उस वक्त वहाँ एक पेट्रोल का कैन भी मिला था। उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हमारे रिकॉर्ड्स में होंगे, लेकिन उस वक्त इस केस के लिए कोई सस्पेक्ट नहीं था। एक काम करो, 2 साल पहले 14 जनवरी को उस फार्म हाउस पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सबके फिंगरप्रिंट्स लो और उनका लोकेशन निकालो। राइट सर। पाती उससे पहले 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में। सर अभिजीत हमारा दोस्त था सर। उस दिन से उसका गायब होना, फिर उसकी मौत की खबर सुनकर हम भी बड़े दुखी है सर। सर उस दिन फार्म हाउस से हम लोग निकल गए थे, वो अकेला ही था। कौन कहाँ था ये तो जल्दी पता चल जाएगा। सर हम लोग सच कह रहे सर, हम लोग फार्म हाउस से निकल गए थे। हमने तो सब बता दिया, फिर भी आप बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर? देखो, अगर तुम लोग इनोसेंट हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, सच तो जल्दी सामने आएगा ही।
हाँ छिड़के। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है। सर पेट्रोल के डब्बे पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो प्रवीण और अतुल से मैच हो रहा है। मतलब खून इन्हीं दोनों ने किया है। राइट सर। 14 जनवरी 2017 उस दिन के तुम दोनों के मोबाइल लोकेशन निकाले हमने। कहाँ के थे पता है? भारती नगर, जहां अभिजीत की लाश को जलाया गया। वहां हमें पेट्रोल का कैन भी मिला था, उस पे तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर हमारा यकीन कीजिए, हमने अभिजीत को नहीं मारा। अपनी बहन की शादी अभिजीत से करवाने का सिर्फ ढोंग कर रहा था। तू चाहता था कि तेरी बहन की शादी अतुल से हो, और आखिर में तुम दोनों ने मिलके अपने मन की हसरत पूरी कर ली। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हमने अभिजीत को नहीं मारा। सर हम लोग फार्म हाउस से निकल गए थे, वो नशे में दूध वहीं पे रुका था। हमने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है सर ये, और इसके वॉचमैन ने भी हमसे झूठ बोला था। उस दिन 14 तारीख को वॉचमैन फार्म हाउस पे ही था। उसकी बेटी की शादी तो 10 जनवरी को ही हो गई थी। वॉचमैन ने 14 तारीख को शाम को 7 बजे फार्म हाउस फ़ोन किया था, और उसके बाद ये प्रवीण फार्म हाउस आया था। सर मैं सब कुछ सच बता। जल्दी बता। अबे आराम से गिरा देगा सब कुछ यार। तू क्या कर रहा है यार? जो चढ़ गई आराम से। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं यार? अबे ऊपर मत जा अभिजीत। ओपन वायर है, शॉक लग जाएगा। अबे कुछ नहीं होगा यार, आजा। अरे पिया हुआ है तू, उधर मत जा भाई, नीचे आ जा। उस शाम हमारी पार्टी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक तब हमारे क्लाइंट का मुझे कॉल आया। अभी मेहता का फोन है, क्लाइंट अपना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर पहुँचता हूँ। ए भाई हम लोग जा रहे हैं, आ रहा है क्या तू? लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर हम लोग निकल गए। फिर 1-1.5 घंटे के बाद वॉचमैन का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे बोला कि वो अभिजीत ज़मीन पर गिरा है, मर चुका है। फिर हम लोग तुरंत वहाँ पे गए और देखा कि वो जलने की बू आ रही है। मतलब वो ओपन इलेक्ट्रिक वायर का शॉक लगा होगा, ये ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ ऐसे ही हुआ होगा ना। मुझे लगता है पुलिस को बोलना पड़ेगा यार। दिमाग तो ठीक है तेरा, इसका और मेरा झगड़ा हुआ था, सबको पता है। पुलिस को पता चलेगा तो सबसे पहले मुझे उठा लेंगे। फिर क्या करें? एक काम करते हैं, इसके बॉडी को ठिकाने लगाते। फिर अतुल और मैं अभिजीत की लाश लेकर कार से भारती नगर गए और वहां पे उसकी बॉडी जला डाली। आज के बाद अभिजीत के बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। और फिर बाद में राजाराम वॉचमैन को पैसे देके उसको चुप करवाया। इसका मतलब है कि 8 बजे के आसपास अभिजीत के फादर और मोनिका को जो मैसेज गए थे वो भी अभिजीत के फोन से, वो तुमने ही किए थे। अब जल्दी जल्दी बता दे कि अभिजीत का फोन कहाँ है। अभिजीत का फोन सर? हमने अभिजीत का फोन नहीं देखा सर। सच कह रहे सर। तुम दोनों की बातों में सच्चाई कितनी है ये जल्दी पता लग जाएगा। पेट्रोल छिड़ककर अभिजीत की लाश को आग में झोंकने वाले अतुल और प्रवीण पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन क्या सचमुच उन्हीं दोनों ने अभिजीत को मौत के घाट उतारा था, या अभिजीत का कातिल अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा था? पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाती उससे पहले इस केस में एक और हैरतंगेज मोड़ आना अभी बाकी था। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चुपचाप बैठ। तेरे चूहे को बिल से निकाल लिया। ऐसे भाग रहा था जैसे इसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं साहब, मैं भाग नहीं रहा था, मैं एकदम अर्जेंट काम से जा रहा था साहब। जा रहा था? तेरा काम कितना अर्जेंट है अभी पता चल जाएगा। छिड़के, इसके घर की अच्छे से तलाशी लो। अभिजीत के केस से जुड़ी कोई भी चीज हो ढूंढ निकालो, देखते हैं कब तक सच छुपाता है। ठीक है सर, चुपचाप बैठे रहे।
सर, हमने राजाराम के घर की तलाशी ली थी। ये देखिए, 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में। ये देखिए, 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में। ये वीडियो राजाराम के हाथ कैसे लगा? सर वो तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने इस राजाराम का बैंक अकाउंट चेक किया सर, मेरा शक और बढ़ गया। सर ये जो वीडियो वाला आदमी है, राजाराम के अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफर कर रहा है जब से हमने अभिजीत का केस ओपन किया है। उठा लो इसे। सर क्या कह रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? ये सरासर गलत है। मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा, वो भी जान से? अरे साहब, मैंने कभी चाटा भी नहीं मारा उसको। करने आना त्याला। सर, राजाराम, इस राजाराम के अकाउंट में गलती से पैसे चले गए। शिल्के देखो जरा, ये देखो, ये वीडियो 2 साल पहले 14 जनवरी को शाम के 5:15 बजे करवे नगर के एक फार्म हाउस की। क्या कर रहे थे वहां? मैं कहीं नहीं गया था। अभिजीत को मारते वक्त तो तुमने अपना फोन स्विच ऑफ रखा था, लेकिन जब उसकी लाश को जलाया भारती नगर में, वहां तुम्हारा फोन स्विच ऑन था। और एक और बात जो तुम हमें बताना भूल गए, लेकिन हमने पता लगा लिया। अभिजीत तुम्हारी पहली बीवी का बेटा है, शोभा का नहीं। इसीलिए हटाया ना उसे रास्ते से। अब सीधे सीधे बताओगे या अपने तरीके से उगलवाएं? अभिजीत की माँ सरिता मेरी पहली बीवी थी, उसका देहांत हो गया। उसके बाद सरिता की बहन शोभा से मैंने शादी की, लेकिन अभिजीत को ये बात कभी नहीं बताई मैंने। लेकिन साहब, मेरे एक रिश्तेदार से झगड़ा हो गया और उसने सारी बात अभिजीत को बता दी। उसको पता चला कि उसकी माँ उसकी सौतेली माँ है। तब से वो डिस्टर्ब हो गया साहब। ये कविता जो है वो मेरी और शोभा की बेटी है। पहले कविता और अभिजीत के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन ये बात समझने के बाद बाबा, बर्दाश्त की भी हद हो गई है। जितनी भी जमीन बची है ना, उसमें इसका सिर्फ 20 से 25% है, बाकी सारा हिस्सा मेरा है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना हिस्सा इसके साथ नहीं बांटने वाला। घर में हिस्से को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर रोज झगड़े होते थे और उससे मेरी परेशानियां बढ़ती गई और मुझे मजबूरन अभिजीत को मारने का प्लान बनाना पड़ा। अरे हाँ भाई, मैं शाम तक फार्म हाउस में पहुंच जाऊंगा। अरे मैं श्योर 100% आ रहा हूँ। मैं दोपहर में वहां जाकर छिप गया था और मौके के इंतजार में था, और साहब वैसा मौका मिला भी। शाम के समय अभिजीत के एक दोस्त सब निकलने लगे। वॉचमैन भी किसी काम के लिए बाहर गया था और फिर सब मैंने मौके का फायदा उठाया। देखो, किसी को कुछ मत बोलना। मैं तुमको ना ये पूरा रख लो, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। मैंने अभिजीत की जेब से उसका फोन निकाला और वही पास में छिप गया। वहां पर अभिजीत के 2 दोस्त हैं। एक काम करते हैं, इसके बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। उन्होंने उसकी लाश को गाड़ी में रखा। मैंने स्कूटी से उन दोनों की गाड़ी का पीछा किया और फिर मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। रात को मैंने अभिजीत के मोबाइल से खुद को और मोनिका को मैसेजेस किए। पिछले 2 साल से मैं राजाराम को पैसे दे रहा था। जिस बेटे ने अपनी किडनी तुम्हें देके तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसी की जान ले ली। बाप कहलाने के लायक नहीं हो तुम। जिस तरह की मौत अभिजीत मरा है ना, उससे भी दर्दनाक मौत तुम्हें मिलनी चाहिए। बेटे अभिजीत के खून के आरोप में चंद्रकांत जाधव को कड़ी सजा मिली। सबूत मिटाने के जुर्म में
अतुल और प्रवीण को भी जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं अभिजीत की निर्मम हत्या के बाद इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि खून का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए स्वार्थ, अहंकार और बदले की भावना को परे रखकर ऐसे किसी भी अपराध में शामिल होने से पहले एक बार बाद में होने वाले भयंकर परिणामों के बारे में भी जरूर सोचें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। अतुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ। नहीं, मुझे लगा ये प्रवीण का कमरा है इसलिए मैं। अच्छा, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? हाँ, तुम्हें पता नहीं दादा का कमरा कौन सा है? छूना क्यों? छुओ मत मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? दादा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये अतुल मुझे वहां से झांक झांक के देख रहा था। मोनिका, तुम्हें ठीक से दरवाजा लगाना चाहिए था ना। दादा, मोनिका देखो, इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अरे होने वाला पति है तुम्हारा, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर इसके साथ शादी होने वाली तुम्हारी। एक मिनट, नेक्स्ट ईयर क्या? मेरी इससे शादी नेक्स्ट जन्म में भी नहीं हो सकती। भी डर लगता है, वही चिक चिक अनाप शनाप खर्चे, मेरी थोड़ी बहुत सैलरी भी कम पड़ जाती है। मैं कुछ मदद करूँ क्या? देख मोनिका, तुम अमीर हो, पर मैं इतना भी गरीब नहीं कि तेरे भाई से मदद लूँ। एटलीस्ट मेरी ये खुददारी प्लीज बची रहे। हाँ, लेकिन उस घर से मैं कंटाल गया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं दूर चला जाऊँ। अभिजीत, तुम जहाँ भी जाओगे ना, मुझे साथ में लेकर जाओ प्लीज। लेट हो रहा है, हमें निकलना चाहिए ना। ठीक है, चल। हेलो, तुम्हारे भाई को पता है क्या? उसी के दोस्त के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। पहुंच पाती उससे पहले 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में।